संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा तो ये अंततः बुरा साबित हो। छोटी मोटी समस्या, ये आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, हमारी कोई भूखमरी, हमारी अशिक्षा, ये हमारी समस्याएं नहीं है, ये उन समस्याओं का परिणाम है। हमारे तमाम संतों महापुरुषों को अपना जीवन कुर्बान नहीं करना पड़ता अगर इस देश के अंदर समस्याएं और समस्याओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो। इन परिणामों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये हमने नहीं देखा। आखिर वो दुश्मन कौन है जिससे लड़ते लड़ते हमारे हजारों नहीं लाखों महापुरुष कुर्बान हो गए। वो समस्या पैदा कर रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये करना चाहिए। इससे सोने की चिड़िया कैसे बनाया जाए, विश्व को कैसे बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने संविधान के अंदर लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापक कहता हूं। तो अगर हम लोग मेहनत करेंगे सब कुछ होगा, ऐसा नहीं हो। भारत को संप्रभुत्व क्या मतलब क्या है, कैसे संप्रभुत्व होगा और क्या था या नहीं था, बात समझ आया कहां से? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और वो भी खास करके उसके प्रीमल में डाला कि क्या चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर, क्या सोच रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। ये गणतंत्र शब्द आया कहां से? लोकतंत्र फिर भी मान लेते हैं कि इसे आ गया होगा, डेमोक्रेसी आ गया होगा, जनता द्वारा, जनता के द्वारा जनता का जो भी बना हुआ है वो आ गया होगा। लेकिन ये जो रिपब्लिक शब्द कहां से आया, ये गणतंत्रात्मक शब्द कैसे आया और संप्रभुता शब्द कहां से आया? इसका मतलब है कि भारत कभी संप्रभुत्व संपन्न देश था, इसलिए उनके दिल में ख्याल आया। अगर ये ना होता तो इस शब्द ख्याल में नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर अगर संप्रभुत्व शब्द डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत कभी संप्रभुत्व था, और ये पूरी दुनिया जानती है, हमारे लोगों को नहीं पता है, तो अलग बात है। भारत का जो स्वर्णिम युग कहलाता है, मौर्य काल जो कहलाता है, जब भारत विश्व गुरु होता था, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भारत के अंदर घी दूध की नदियां बहती थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावतें बनी हुई। इसका मतलब है कि भारत कभी संप्रभुत्व था, और उस संप्रभुत्वता खत्म हुई कैसे, ये अध्ययन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। अगर इस देश के अंदर समस्याएं किसी कारणवश ना होती, समस्याओं का कोई कारण ना होता, या उन समस्याओं के लिए कोई जिम्मेदार ना होता, तो शायद बाबा साहब जीवन को अपना जीवन कुर्बान नहीं करना पड़ता, शायद कबीर साहब को अपना जीवन कुर्बान नहीं करना पड़ता, शायद कैलाश जी को अपना जीवन कुर्बान नहीं करना पड़ता। मैं नाम तो ले नहीं पाऊंगा, बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। हमारे उन तमाम संतों महापुरुषों को अपना जीवन कुर्बान नहीं करना पड़ता अगर इस देश के अंदर समस्याएं और समस्याओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो। आज जिन महापुरुषों की लड़ी हम बनाकर रखते हैं, हमने आज तक 101 महापुरुषों को पढ़ के लाया है, और उनके इतिहास को हमने पढ़ा तो पता चला कि दुश्मन से लड़ते लड़ते कुर्बान हुए, दुश्मन से लड़ते लड़ते कुर्बान हुए। तो आखिर वो दुश्मन कौन है जिससे लड़ते लड़ते वो कुर्बान, जिससे लड़ते लड़ते हुआ? ये छोटी मोटी समस्या, ये आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, हमारी कोई भूखमरी, हमारी अशिक्षा, ये हमारी समस्याएं नहीं है। ये तो उन समस्याओं का परिणाम है। उन समस्याओं का परिणाम है कि हम गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, हम भूखे हैं, नंगे हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। ये उन समस्याओं की वजह से, ये समस्याएं नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है
कि ये जो कारण हमारे समाज के अंदर विज्ञप्त है या जो परिणाम हमारे सामने है, इन परिणामों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये हमने नहीं जाना। ये हम नहीं पहचान पाए कि इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर वो दुश्मन कौन है जिससे लड़ते लड़ते हमारे हजारों नहीं लाखों महापुरुष कुर्बान हो गए। आखिर वो दुश्मन है कौन? जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा, हम लोग, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि अंधी गति जो अंधा जो गधा है गति होता है ना, वो चारों तरफ लाते मारता रहता है। उसको पता तो होगा नहीं कि लात मारनी। हम भी अंधे गधों की तरह लात मार रहे हैं। टारगेट हमें पता नहीं है, दुश्मन का हमें पता नहीं है, सिर्फ समस्याएं गिना रहे हैं और जो समस्याओं का कारण है, वो समस्याएं पैदा कर रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। हमारी वो पीढ़ी तो खत्म हो गई जो समस्या महिलाओं के आरक्षण पर बोल रही थी। आज कोई नहीं बोल रहा ना, बिना बोले बिल पास हो गया ना, बिना बोले पास हुआ। क्यों? क्योंकि जो बात थी वो बात उन लोगों के साथ चली गई। उन्होंने 10-15 साल धैर्य रख लिया, 10-15 साल धैर्य रख लिया, बिल्कुल ठंडे रास्ते में डाल दिया। और जब देखा कि महिला आरक्षण के मुद्दे को उठाने वाले जो लोग थे वो अब पार्लियामेंट में नहीं है, तो आराम से कर दिया। मसला क्या था? 20-25 साल से महिला आरक्षण का मामला चल रहा है, उठा है, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो बिल पास इसलिए नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा, मेरे कई भाषण इसके ऊपर पड़े हुए वीडियो भी यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। महिलाओं का आरक्षण बिल पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय जो संसद में और राज्यसभा में हमारे लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि चाहे 33% दो, चाहे 50% दो, चाहे 20% दो, उस महिलाओं के कोटे में SC/ST का कोटा निर्धारित होना चाहिए। उसके अंदर SC/ST का कोटा निर्धारित होना चाहिए। महिलाओं के अंदर भी अगर 33% है तो 33% का कितना आंकड़ा आता है, चाहे 150 या वो 60-70 जो भी आता है, उसके अंदर ST का कोटा निर्धारित करो, SC का निर्धारित करो, OBC का निर्धारित करो और उसके बाद में इस बिल को पास करो। ये अड़चन आ रही थी, इसलिए महिला बिल को 15 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। और वो मांग करने वाले लोग या तो संसद में नहीं रहे, या फिर राज्यसभा में नहीं रहे, या फिर दुनिया में ही नहीं रहे, तो उन्होंने फटाक से 33% पास कर दिया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि 33% महिलाओं को जो कोटा दिया जाएगा, जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसमें कहीं SC/ST या OBC जरूरी नहीं है। इसका मतलब महिलाओं का आरक्षण है वो ठीक उस प्रोग्रामों के लिए स्पेशल हो गया। उन 33% में से 30% महिलाएं ब्राह्मणों की चुनकर आएगी और 3% कोई अदर क्षत्रिय वैश्य या फिर OBC का आ जाए तो अलग बात है। इस प्रकार से फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनाया जाए, विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने संविधान के अंदर जो प्रावधान किया, उस संविधान के अंदर लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापक कहता हूं कि जो गणतंत्र गण व्यवस्था भारत में क्या थी, वर्ण व्यवस्था के लागू होने से पहले भारत में गण व्यवस्था थी। बुद्ध गण व्यवस्था की पैदाइश है, शाक्य गण में पैदा हुए, महावीर गण व्यवस्था की पैदाइश है, वो ऋषि गण में पैदा हुए। इस देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को मौर्य साम्राज्य में पूरी तरह से ग्राम पंचायत तक लागू किया गया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के आने के बाद और मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद उन्होंने फिर से इस देश के अंदर नए सिरे से चातुर्वर्णी व्यवस्था स्थापित की
और भारत के अंदर जो संप्रभुत्वता थी उसको समाप्त किया, पूरी तरह से उसे ध्वस्त किया, नष्ट किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने मौर्य साम्राज्य की उस व्यवस्था को उठाया और जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर उसको स्थापित किया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने का जो दिन है 26 जनवरी, उसे रिपब्लिक डे घोषित किया गया, गणतंत्र दिवस घोषित किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान के रूप में गण व्यवस्था वापस कायम हो गई, जिसके अंदर पूरा राज्य सरकार ये इस प्रकार से भागों में विभाजित सिस्टम है। ये गणतंत्र है, ये रिपब्लिक है, ये डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसको उन्होंने लागू किया। लेकिन बात क्या है? बात ये तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में ये नहीं कहते कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो बुरे हाथों में गया तो अंततः बुरा साबित होगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कहते। क्या कहते? बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा तो ये अंततः बुरा साबित होगा। वो बाध्य थे, वो मर्यादित थे, इसलिए उन्होंने दुश्मन शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसकी जगह बुरे लोग कहा। मर्यादाएं थी उनकी। आज हमारे ऊपर कोई मर्यादा नहीं है, अरे फांसी में क्या फर्क पड़ जाएगा, पता नहीं कितने पैदा कर दिए दारुण प्रदेश के अंदर। तो ये जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सिस्टम को देश में लागू किया, तो क्या जिन लोगों ने 2500 साल से ज्यादा मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद 2500 सालों से ज्यादा, यानी उनकी लगभग 100-125 पीढ़ियों को खबर करके उन्होंने जो सिस्टम देश में लागू किया, जो मनुस्मृतियां लागू की, जो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को कायम किया, अगर बाबा साहब उसे मिनटों में ब्लास्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं और एक नई गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित कर देते हैं, तो क्या ये उन लोगों को हजम होगी? समझने का प्रयास है। हम लोगों से सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें समस्या का समाधान करना होगा। एक मरीज अगर एक साधारण आदमी के पास जाकर के ये कहे कि मेरे इधर दर्द हो रहा है, मेरे इधर दर्द हो रहा है, मेरे इधर दर्द हो रहा है, तो वो साधारण आदमी अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ चिंता ही करेगा, अरे यार ठीक नहीं है, बेचारे को दर्द है ना। वो उसके प्रति सांत्वना ही, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ठीक डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर उसकी संवेदनाओं को नहीं, उसके दर्द को समझेगा, दर्द को ही नहीं, उस दर्द के कारण को समझेगा, और दर्द के कारण को समझने के लिए वो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाएगा, कुछ जांचें भी करवाएगा और उस नतीजे पर पहुंचेगा और उसको तुरंत ही उस दर्द के कारण को ही खत्म कर देगा। हमारे लोगों के बीच में जाकर के उन समस्याओं को गिनाते हैं, तो समस्याओं को जब गिनाते हैं तो हमारे समाज में उत्साह पैदा होने की बजाय डिमोरलाइज हो रहा है। जो मंच के ऊपर आकर के बोल रहा है, अगर उसके पास भी समस्या का समाधान नहीं है, वो भी कह रहा है ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, तो सुनने वाला आएगा वो और ज्यादा हैरान परेशान होकर घर जाएगा कि अब कुछ भी होने वाला नहीं। साथियों, ये देश भारतीय संविधान के लागू होते ही संप्रभुत्व बनने की राह पर या ट्रैक पर चढ़ गया, लेकिन ये हमारे दुश्मनों को मंजूर नहीं था। जिन लोगों ने सदियों में एकाधिकार अपने हाथ में रखा,
यहां तक कि क्षत्रिय और वैश्य को भी क्या देना है क्या नहीं देना है ये भी तय करना उनके हाथ में था। क्षत्रिय और वैश्यों के भी हाथ में कुछ नहीं था, तो फिर शूद्रों और अतिशूद्रों के हाथ में होने का सवाल पैदा नहीं होता। उन लोगों का इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने छीन लिया, उन लोगों से करने का भी कोई तरीका नहीं है। हम पूरे देश के सिस्टम को कैसे कैसे बदलेंगे क्या है, और मैंने भारतीय संविधान को पढ़ा, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हम जिस बात को लेकर के समाज में जा रहे हैं, क्या चंदा उगाही कर रहे हैं, पैसा वसूल व्यवस्था जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो तो 1949 में 26 नवंबर को बाबा साहब ने वो काम पूरा कर लिया। हमारी गलती तो ये रही कि हमारा भी ध्यान संविधान की तरफ नहीं गया और हम लोगों ने भी व्यवस्था परिवर्तन का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उस बदली हुई व्यवस्था को देश में लागू करने का काम नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूं कि हम उस समय ही, चाहे हमारी 2-3 पीढ़ी चली गई, ये 2-3 पीढ़ियां उस समय यदि भारतीय संविधान को लागू करवाने पर काम करती तो आज आज हम इस देश के हुक्मरान होते, लेकिन नहीं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम लोगों ने प्रत्येक संगठन में अपना निजी स्वार्थ पकड़ लिया। देश के अंदर सारे लोग बेईमान हैं ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपने प्रति, अपने समाज के प्रति धर्म है, लेकिन वो कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति से चिपका हुआ है जो व्यक्ति अपने आप में स्वार्थी, जो व्यक्ति अपने आप में अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है, अपने आप को कायम करना चाहता है या अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए समाज के उन भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये नहीं पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो व्यवस्था हमारे को दी, ये व्यवस्था हजारों साल पुरानी व्यवस्था है और हजारों साल से चली आ रही व्यवस्था का पूरी तरह से परिवर्तन है, बदलाव है, लेकिन ये हो नहीं पाया। संविधान अंततः दुश्मनों के हाथ में गया और दुश्मन तो दुश्मन, वो कभी दोस्ती का नहीं कर सकता, वो दुश्मन को दुश्मनी ही निभाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, आज हम जिस बात को कह रहे हैं, 2 बातें हमने डाली है संविधान को कि मूल भावना को लागू करो। भारत का वो संविधान जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया और पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को सहर्ष लागू किया गया और उसे एक नेशनल फेस्टिवल डे के रूप में घोषित किया गया, रिपब्लिक डे के रूप में घोषित किया गया। इसका मतलब है कि उस संविधान के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कमी होती तो महीना 2 महीना और उसको आगे बढ़ा करके उन कमियों को दूर किया जाए। एक तरह से संविधान पूरी तरह से सही साबित हो गया था, इसलिए उसे लागू करने की तारीख तय की। अब उसके बाद में होता क्या है, संविधान को नहीं मानने वाले लोग, संविधान को बदलने वाले लोग अगर ये कहते हैं कि संविधान अच्छा नहीं है, इसे बदलना चाहिए, तो हो सकता है कि देश में लोग खड़े हो जाए, उनका विरोध कर दे या उनकी बात का खंडन कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान के अंदर अमेंडमेंट शुरू की। अंग्रेजी का शब्द है, ज्यादा गहराई से मैं जा नहीं सकता अंग्रेजी में, इतना अंग्रेजी का इतना जानकार नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत काम की चीज होती है उसे ढूंढ भी लेता हूं, नहीं तो किसी से पूछ के भी निकलवा लेता। इसका हिंदी में शब्द है संशोधन। संशोधन, संशोधन किसे कहते हैं आप बताएं? संशोधन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी वाला शब्द अलग कहते हैं एक साइड में, हिंदी वाला अलग।
मेरे ख्याल से या मेरी जानकारी के अनुसार संशोधन का मतलब होता है जो पहले है उससे अच्छा, जो पहले है उससे बढ़िया, उसी को संशोधन कहेंगे ना। संशोधन हम शायद उसी को कहेंगे कि जो पहले है उससे भी अच्छा। इसमें अच्छा तो है, संविधान में सब कुछ अच्छा है, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है, इसे अमेंडमेंट या फिर संशोधन कहा जा सकता है। लेकिन साथियों, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे ब्यूरोक्रेट को, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआरएस को गुमराह करने के लिए क्या शब्द डाला गया कि भारतीय संविधान के अंदर संशोधन कर रहे हैं। कर संशोधन की बात रहे थे और कर क्या रहे थे? कर रहे थे चेंज, कर रहे थे उसमें से डिस्कशन। बाटल है पानी। अभी सनई जी ने एक बात बताई, समय का अभाव भी था और कुछ बातें जो बहुत लंबी चौड़ी होती है पूरी समझाई नहीं जाती, मैं उनकी बात को थोड़ा पूरा कर देता हूं। उन्होंने कहा कि 1979 के अंदर संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का जो च है, उसको बिल्कुल वहां से लॉक किया गया, निकाल दिया, निस्तार कर दिया। ठीक है ना? ये कब हुआ? 1979 को, जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। अरे मेरा ही नंबर है क्या? और उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। दोनों चालू है ना? जब उनको ये अमेंडमेंट करना था, ये चेंज उसमें करना था, इसलिए कि देश में हंगामा ना हो जाए, क्योंकि होम मिनिस्टर एक किसान का बेटा है और ये किसानों की लैंड लॉर्ड होने की जो अधिकार है, भूधारक का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए मोरारजी देसाई ने गृह मंत्रालय अपने अधीन लिया। मोरारजी देसाई को गृह मंत्रालय से हटाया, हटाने के बाद में उन्होंने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके उस फंडामेंटल राइट को उठा करके फॉर्मेलिटीज के तौर पर उन्होंने 300 आर्टिकल में डाला, संपत्ति के अधिकार को वहां डाला और उसे समाप्त कर दिया। और ये बात जब चौधरी चरण सिंह जी को पता लगी तो चौधरी चरण सिंह ने क्या किया? चौधरी चरण सिंह ने अपनी ही सरकार को गिरा दिया, मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया। बाद में लोगों ने पूछा क्यों गिराया, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार हमारे अधिकार छीनती है उस सरकार मेरी ही क्यों ना हो, मैं उसे गिराऊंगा। जब उन्होंने बताया कि हमारा ये अधिकार, लैंड लॉर्ड होने का अधिकार खत्म मोरारजी देसाई ने किया, तो लोगों ने कहा ठीक है, अब आपको ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 6 महीने तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक दिन भी उन ब्राह्मणों ने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। हम कह रहे हैं संशोधन हो रहे हैं, हम कह रहे हैं अमेंडमेंट हो रहे हैं। अरे नहीं भैया, वहां परिवर्तन हो रहे हैं, वहां चेंज हो रहे हैं, वहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए ये अभियान हमने कहा संविधान बचाओ और लागू करो। और लागू कौन सा संविधान करना है? जो आज खोखला हो गया है, जो 150 से ज्यादा अमेंडमेंट होने के बाद लगभग वो पूरी तरह से दीमक से चाटे हुए लकड़ी की तरह हो गया है, वो नहीं। हमें बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ और 26 जनवरी 1950 में जो संविधान था वो लागू करवाना, हमें वो लागू करवाना, हमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जो कुछ का मतलब क्या होता है? अपनी जान से ज्यादा कुछ नहीं होता। हम अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं, हम अपनी मौत को ललकार करके ये काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बात जो आपके सामने आई, और मैं अपने अंतिम वक्तव्य में ये कहना चाहूंगा कि जो दुश्मन है वो साधारण सा दुश्मन नहीं है। ऐसा दुश्मन नहीं है जो दुश्मन आपका कोई खेत का पड़ोसी होता है। ये वो दुश्मन नहीं है जो आपके किसी ऑफिस में कोई आपके काम में अड़चन डालने वाला। ये वो दुश्मन नहीं है जिसका आपका कोई पारिवारिक झगड़ा हो। ये वो दुश्मन नहीं है जिसका कोई आपका जातीय मामला हो।
ये वो दुश्मन नहीं है जिसने कोई आपका भैंस बांध लिया हो। ये वो दुश्मन है जिसे पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जहां भी जाता है वहां पर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं करता। वो दुश्मन है आप। और उसका रिसर्च हमें 5 साल तक लगातार रिसर्च करने के बाद में हमने ये निकाला है कि इस देश में रहने वाला, जिसे हम कभी ब्राह्मण कहते हैं, कभी आर्य कहते हैं, ये कोई आर्य या ब्राह्मणी नाम बदले हुए हैं। इसका ओरिजिनल नाम है यहूदी। ये यहूदी है। थोड़ा सा पकड़िए, मैं थोड़ा सा जिस समय हिटलर पूरी दुनिया के यहूदियों को मार रहा था, उस समय भारत के अंदर रहने वाले इन यहूदियों ने सोचा कि हमारा नंबर भी लगने वाला है, हमारा नंबर भी लगने वाला है। ये हिटलर छोड़ेगा नहीं, वो दुनिया के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है। इसलिए भारत के उस यहूदियों ने क्या किया मालूम है? उन्होंने हिटलर वाला सिंबल, हिटलर वाला टोपी और हिटलर वाला नेकर पहनकर कहा कि हम तो तेरे वाले हैं। बचने का कारण नहीं बचते, उस समय नहीं बचते, हिटलर नहीं छोड़ता, मगर इन्होंने हिटलर का ड्रेस कोड अपनाया, जो आज आरएसएस का ड्रेस कोड। ये हिटलर का ड्रेस कोड, ये जो स्वास्तिक है, ये हिटलर का सिंबल है। वो इन लोगों ने अपनाया और हिटलर को कहा कि हम तो आपके ही हैं, हमें मत मारना। हिटलर ने सोचा चलो अपने वाले हैं, ठीक है। ये बच गए। पूरी दुनिया के अंदर हिटलर ने ढूंढ ढूंढ करके यहूदियों को मारा। उसके बाद में भी कुछ को जिंदा छोड़ा, क्योंकि ये हिटलर को पता था कि मेरे मरने के बाद ये लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे और कीचड़ उछालकर क्या कहेंगे कि ये अमानवीय व्यक्ति था या मानवता विरोधी था, इसने इतने सारे लोगों को मार दिया। इसलिए उसने कुछ यहूदियों को छोड़ दिया ताकि ये साबित हो सके कि आखिर हिटलर ने यहूदियों को मारा क्यों। उसके बाद जब इतना बड़ा मामला हुआ तो पूरी दुनिया के विद्वान लोगों ने सोचा कि आखिर में हिटलर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्यों उठाया, क्या वजह थी कि हिटलर को इतना, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक कदम उठाना पड़ा। तो उनको पता चला कहीं न कहीं यहूदी, उस हिटलर की बात को उन्होंने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया कि ये यहूदी एक ऐसी नस्ल है जो दुनिया के किसी भी देश में जाएगी वह तबाही और बर्बादी। अभी मेरा एक और रिसर्च चल रहा है कि ये जो 2 विश्व युद्ध हम गिनते हैं ना, वर्ल्ड वार 2, ये 2 तो गिनने जाते हैं, इससे पहले बहुत हुए, इससे पहले बहुत हुए और सबका मैं रिसर्च कर रहा हूं, सबका खोजबीन निकाल रहा हूं। और अब तक जो रिसर्च है अध्यक्ष महोदय, वो ये कह रहा है कि इस दुनिया में जब भी कोई विश्व युद्ध हुआ है या कोई बड़ी मानव क्षति हुई है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ यहूदी नस्ल नहीं है। ये बात मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूं, आपके दुश्मन को आपके सामने ला रहा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जब हिटलर की वो बात उनको याद आई तो दुनिया के सारे देशों ने बैठ करके मंत्रणा की और कहा कि फिर इनका क्या किया जाए। एक चूहा मेरे घर में भी है, कभी साड़ी कुतरेगा, कभी जो है धोती कुतरेगा, नुकसान करेगा, तो क्या किया जाए। बोला सारे चूहों को एक, हमारे बाप दादाओं की जो जमीन है बनी इजराइल, हम तुम्हें इकट्ठा करके अलग देश बना के देते हैं, आप सारे मेहरबानी करके वहां आ जाओ। उस समय बचे हुए यहूदियों ने सोचा कि अगर विरोध किया तो यहां मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो जैसा आप कहते हैं वैसा ठीक है। उन सबको इकट्ठा करके 1948 में इजराइल देश बनाया गया, नया देश। ये इजराइल देश बना करके वहां पर यहूदियों को कहा कि तुम मेहरबानी करके यहीं रहो, बाहर मत जाना। लेकिन चूहे की आदत तो काटने की होती है और चिड़िया के बनाना। चूहे के बच्चे की चाहे आंखें खुले या ना खुले, लेकिन दांत चालू हो जाते हैं, काटने को कुछ मिल जाए। ये लोग धीरे 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 पूरी दुनिया में फैल गए और फिर से पूरी दुनिया को एक तीसरे वर्ल्ड वार की
ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। जो आज चल रहा है, चाहे वो यूक्रेन का हो मामला, चाहे वो इजराइल और हमास का मामला हो, ये विश्व युद्ध की शुरुआत है। आप लोगों को सावधान अलर्ट होना होगा कि वो दुश्मन आपके देश में बैठा हुआ है, यहूदी। और यहूदी कितना परसेंट है ये जानने में आप हैरान हो जाए। मैंने 3% सवर्णों का आंकड़ा आपके सामने लाया, 3%। उनमें से 1% भी यहूदी नहीं है, 1% के अंदर है, 1% के अंदर है यहूदी। आप कहीं बेचारे उसको मत मान लेना, तो तुम्हारे घर में उठा के मांगने आता है, तुम्हारे घर पे तेल मांगने आता है, नहीं उसको मत मार देना, वो बता हमारा ही। क्योंकि वहां से ब्राह्मण 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 करके ऐसा किया कि हमारे घर के पास में रहता है ना तेल मांगने वाला, शनिवार को तेल मांगता है, उसको भी हम लोग ब्राह्मण की दृष्टि से देखना शुरू कर। अरे वो नहीं है, वो मिर्ची नींबू बेचने वाला ब्राह्मण यहूदी नहीं है, वो तुम्हारा ही भाई है। ये जो गोस्वामी है, नाथ है, गिरी है, पुरी है, ये जो है ना, ये नहीं है। ये जो रामावत है, ये नहीं है। इनको मत समझ लेना। वे लोग तो बहुत ऊपर बैठ करके जो आरएसएस नाम का संगठन संचालित करते हैं, वे 1% के लगभग लोग हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल किए हुए हैं। ये तो उनकी ब्रांचेज है, इनको छोड़ा हुआ है तो लोग समाज में ये काम करो। किसी भी कंपनी जब प्रोडक्ट करती है पैदा, तो प्रोडक्ट पैदा करके वो डीलर को देती है, होलसेलर को देती है, और फिर वो फुटकर तक जाता है। तो ये फुटकर में बेचने वाले लोग हैं, इनको विचारों को मार मत देना। लड़ना है तो आपको उससे लड़ना होगा। वैश्यों के अंदर तो ये दुकानदारी करने वाले, जरा घूमने बेचने वाले कोई वैश्य मार देना, ये कोई ये बर्तन बेचने वाला है, कपड़ा बेचने वाला, तुम्हारी सेल्समैन है, वो कौन यहूदी है? जो टाटा है, बिरला है, जो आहूजा है, जो गोयनका है, जो ये बजाज है, ये जो है ना, ये है। इनको पहचानना होगा। हमारी सीधी सी बात है कि हम भारत को अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें करना होगा हमारे उस दुश्मन का बंदोबस्त जो इस देश को संप्रभुत्व नहीं बनने देना चाहता। वो कहता है चाहे मेरी लंगोटी और चोटी बरकरार रहे, चाहे मेरे तन पे सारा अच्छा कपड़ा आवे या ना आवे, मैं लंगोटी में और चोटी में काम चला लूंगा, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं देना। वो तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता, उसके लिए वो भी त्याग करता है और वो एक लंगोटी में रह जाता है। लेकिन वो आपके ब्रेन को कब्जे में करके रखना चाहता है, आपके ब्रेन पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए आप लोगों को ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे आपका समय बर्बाद करना नहीं था। ये कार्यक्रम लगाना भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, कार्यक्रम करके बिखर जाना ये भी कोई उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य के लिए रखा गया कार्यक्रम था, और उद्देश्य था कि हमारी उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार जो हमारा दुश्मन है उसे पहचाना जाए। पहचान करके कुछ नहीं करना है, जैसा किसी साथी ने कहा था, कुछ भी नहीं करना है। ना लड़ने की जरूरत है, ना भिड़ने की जरूरत है, ना उसको गाली देने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार का उसके साथ पंगा लेने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये है कि जो आपका दुश्मन है, तो हमने कहा है, उसको पहचान कर उसे मान, सम्मान, दान और मतदान पहले तो ये देना बंद करो। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।